नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। 15 फरवरी 2019 रॉकी स्पाई सैटेलाइट्स ने अचानक अपना रुख पाकिस्तान की एक पहाड़ी पे बने आतंकी कैंप की तरफ कर लिया था। आसमान के साथ साथ जमीन पे भी कुछ हलचल हो रही थी। पठानी कपड़ों में मुंह पे गमछा उड़े दो रॉकी एजेंट्स भी इस कैंप के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। एजेंट इस कैंप को देख हैरान हो रहे थे, क्योंकि एक मिलिट्री एकेडमी की तरह बने इस कैंप में एक बार में करीब 500 आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। साथ में ही अजमल कसाब जैसे आतंकी भी यहीं से निकले थे। और तो और कुछ ही दिनों में यहाँ 300 नए आतंकी भी आने वाले थे। एजेंट्स तुरंत समझ जाते हैं, भारत में होने वाले आतंकी हमलों की जड़ और कोई नहीं बल्कि यही कैंप है। इसीलिए वो फटाफट कैंप की सारी बारीकियां अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद ये एजेंट्स यहाँ से हवा की तरह गायब हो जाते हैं। जैसे ही ये सैटेलाइट इमेजेस और एजेंट्स की इंटेल रो हेड्स क्वार्टर में पहुँचती है, वैसे ही भारत में 1971 से लेके अभी तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों हम किसी की नहीं बल्कि वही बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिसने पाकिस्तान और वहां मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को राख में मिलाकर रख दिया था। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए एंड तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। 19 फरवरी 2019 को लगभग 4 दिन सारी इंटेलिजेंस बटोरने के बाद रॉ चीफ अनिल धमसा आधी रात को ही पीएम मोदी के आवास में पहुंचते हैं। वह पीएम से मिलते ही कहते हैं, सर आपके कहे अनुसार हमने मसूद अजहर को उसके लिए किए की सज़ा दिलाने की तैयारी कर ली है। यही सुनते बिना चेहरे का भाव बदले पीएम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंत्य सीक्रेट मीटिंग रात को ही बुला लेते हैं। मीटिंग में एनएस से अजित डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होती है। दमसान सभी के सामने कैंप की सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए कहते हैं, यह पाकिस्तान बेस है। जैश ए मोहम्मद का बालाकोट में स्थित सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। धमसा आगे बताते हैं, अगर हमने इसे तबाह किया तो एक ही झटके में आतंकी सीधा 10 साल पीछे चले जाएंगे। धमसा आगे कुछ कहते तभी एक अफसर उन्हें टोकते हुए पीएम की तरफ कहता है, सर हम पुलवामा का बदला उरी अटैक की तरह स्ट्राइक करके लेंगे। इसीलिए पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। अगर हमने अभी कुछ किया तो वो बहुत घातक परिणाम हो सकता है। इसके अलावा ये ऑफिसर आगे कुछ बोलता तभी डोभाल इसकी आंखों में आंखें डाल बड़ी तीव्रता से बोलते हैं, आज हम चुप रहे तो हमेशा की तरह वह फिर कुछ दिनों बाद हमारा खून बहाएंगे। इतना कहे डोभाल पीएम की तरफ देख के एक ही वाक्य कहते हैं, हमें स्ट्राइक करनी होगी और पूरे जोर से करनी होगी। डोभाल की बात सुन पीएम कुछ देर चुप होकर एक कर कमरे में मौजूद हर इंसान की तरफ देखते हैं और थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, डोभाल जी का कहना सही है, पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह सुन धमसा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और अब मीटिंग में मौजूद तीनों सेनाओं के चीफ के साथ साथ हर ऑफिसर अपनी राय बताने लगता है। काफ़ी देर सभी बात सुनने के बाद डोभाल कहते हैं, मुझे लगता है बालाकोट पे एयर स्ट्राइक का विकल्प सबसे कारगर साबित होगा। यह सुन वायुसेना प्रमुख भी डोभाल की तरफ देख हाँ में सर हिलाते हैं। अब मीटिंग खत्म होने को आई थी और पीएम अपनी कुर्सी से खड़े होने लगते हैं। तभी वह वायुसेना प्रमुख से कहते हैं, मैं आपके युद्ध कौशल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मिशन मुश्किल रहने वाला है, लेकिन आपको किसी भी हालत में 140 करोड़ भारतीयों का बदला लेना होगा। वायुसेना प्रमुख भी पीएम को जवाब देते हैं, सरन आतंकियों के लिए नरक हम इस धरती पर बना देंगे।
मीटिंग खत्म होते ही भारतीय वायुसेना ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाती है जिसके सामने उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी एक ट्रेलर लगने वाली थी। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों का दिल काम जाए ऐसी स्ट्राइक करने से पहले फटाफट यह जानते हैं आखिर जैश ए मोहम्मद ने ऐसा किया क्या था जिसके कारण आज उसके आतंकियों को नरक का एहसास होने वाला था। दरअसल 14 फरवरी 2019 में 78 ट्रक्स में करीब 2500 सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। गाने गाते बातें करते हुए हमारे इन जवानों को नेशनल हाईवे 44 पे चलते हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि तभी कहीं से एक गाड़ी कन्वॉय की तरफ से आती दिखाई देती है। हमारे जवान कुछ समझते उससे पहले ही यह 300 किलो बारूद से भरी गाड़ी कन्वॉय की एक ट्रक से टकरा जाती है। तुरंत एक धमाका होता है और देखते ही देखते हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कई बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अटैक के तुरंत बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद लेता है और इसका हेड और कोई नहीं बल्कि मसूद अजहर ही है। 20 फरवरी 2019 पीएम से हरी झंडी मिलते ही वायुसेना तैयारी में जुट चुकी थी, लेकिन वायुसेना के लिए ये मिशन उन्होंने जैसा प्लान किया था उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल साबित होने वाला था। भारत पुलवामा का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था और शायद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करे, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सारी फौज बॉर्डर पे लगा रखी थी। इसके अलावा रो ने भी इनपुट दी थी कि आईएसआई का भी भारत में सा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। इसी कारण स्ट्राइक की कामयाबी और सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती थी कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कितना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख शुरुआत में सिर्फ स्ट्राइक करने वाले पायलट को ही प्लान समझाया गया था। सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए 20 से 24 तक बेंगलुरु में होने वाले एयर शो को भी होने दिया गया। इधर सारी दुनिया का ध्यान एयर शो में ही था। वही ग्वालियर एयरबेस पे आतंकियों को जड़ से मिटाने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। पाकिस्तान को ग्वालियर बेस पे ही हो रही अचानक हरकत का शक ना हो, इसीलिए बेस पे एक इंस्पेक्शन का बहाना किया गया। साथ ही कश्मीर में भी फाइटर जेट्स को रोज उड़ाया जा रहा था ताकि स्ट्राइक वाले दिन पाकिस्तान को फाइटर्स जेट की अचानक मूवमेंट पे कोई शक ना हो। आईएसआई की खबरी वायुसेना की अंदरूनी हरकत पे भी नज़र रखते हैं और उनकी शक की सुई हल्की सी भी ना घूमे, इसीलिए वायुसेना चीफ भी रोज की तरह सारे काम कर रहे थे। पहले वह एयर शो अटेंड करते थे, फिर अपने साथी अफसर की फेयरवेल पार्टी में जाते थे और ऐसे ही हर रोज कई इवेंट्स अटेंड करते थे। इधर वायुसेना ने स्ट्राइक को पूरे अंधेरे में रखा हुआ था ताकि वह आतंकियों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रोशनी हटा सके, लेकिन वायुसेना इस बात से अनजान थी कि स्ट्राइक के बाद एक ऐसा खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है जो पूरे भारत को चिंता में डाल देगा। 26 फरवरी 2019 आधी रात को वायुसेना चीफ दिल्ली में मौजूद अपने आवास लौटते हैं और स्ट्राइक को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में उस रात बारिश हो रही थी और वायुसेना चीफ यही डर सता रहा था कि कहीं बालाकोट में बारिश ना हो रही हो, क्योंकि फिर तो यह सारी तैयारी कागज का शेर बन के ही रह जाती। लेकिन कुदरत को तो आतंकियों को सजा दिलवानी थी। 12 मिराज फाइटर जेट ग्वालियर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए निकल जाते हैं। इनके पीछे ही 4 AU-30 और 2 सर्विस जहाज भी उड़ान भरते हैं। LOC के करीब पहुंचे ये सभी एक साथ पाकिस्तानी एयरबेस में घुस जाते हैं और प्लानिंग के बिल्कुल उल्ट तुरंत पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है और आतंकियों का मौत का फरमान लेकर उड़ रही हमारी वायुसेना के पीछे लग जाती है। बेशक इलाका पाकिस्तानियों का था, लेकिन उस पर राज भारतीय वायुसेना करती है। तुरंत 2 सुखोई बालाकर से कई किलोमीटर दूर भवलपुर की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इधर पाकिस्तानी एयरफोर्स का ध्यान भटकता है और उधर रात को करीब 3 बजे LOC से 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी धरती पर हमारी वायुसेना आग का नरक बना देती है। एक के बाद एक ये 12 के लड़ाकू विमान पुलवामा में हमारे जवानों को शहीद कर चैन की सांस लेने वाले आतंकियों को जलते हुए जिंदा नरक में झोंक देते हैं।
कुल 5 बॉम्ब पूरे कैंप में गिराए जाते हैं और इन बॉम्ब्स की खासियत ये थी कि ये पहले बिल्डिंग की छत पे टक्कर मार के छेद करते हैं और फिर बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट होते हैं। इसी कारण इसी स्ट्राइक में आतंकियों के अलावा और किसी का नुकसान नहीं होता है। सबसे पहला बम यू शेप वाली मेन बिल्डिंग में गिरता है। उसके बाद जहां ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी रुके थे उस होटल पे गिरता है और एक तीसरा बम छोटी सी इमारत पे गिरता है। 2 बॉम्ब अपना टारगेट मिस कर देते हैं, लेकिन इतनी सी देर बॉम्ब की आवाज़ आसमान में गूंजने लगती है और जैश ए मोहम्मद का ये सबसे बड़ा कैंप राख में तब्दील हो जाता है। भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करने वाला मसूद अजहर सिर्फ हाथ मसलता रह जाता है। तुरंत एक खबर वायुसेना चीफ से होते हुए पीएम को भी बता दी जाती है और आज 12 दिन बाद जाके हर भारतीय के कलेजे को ठंड पहुंचती है और हमारे 40 शहीदों को असल श्रद्धांजलि मिलती है। 27 फरवरी 2019 अब तक पूरी दुनिया भारत के हाथों जो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी वो देख चुकी थी और आतंकियों को शर्म देने के लिए पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था। भारत जानता था कि पाकिस्तान जरूर हाथ पैर मारेगा, इसीलिए एलओसी के करीब सभी रडार्स और लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पे थे। साथ ही आर्मी और नेवी को भी हर तरह के जवाब के लिए तैयार रहने का आदेश हमारी मिलिट्री लीडर्स ने जैसा सोचा वैसा भी और सुबह के करीब 10 बजे पाकिस्तान अपने 4th जनरेशन F-16 लड़ाकू विमानों के साथ एलओसी क्रॉस कर जाता है। पाकिस्तान एलओसी क्रॉस कर भारत में आर्मी कैंप बॉम्ब गिराने का प्लान से आए थे और वो ऐसा करने भी लगते हैं। तभी आसमान में उन्हें डर का नया चेहरा यानी हमारी वायुसेना के विमान यमदूतों की तरह प्रकट होते दिखाई देते हैं। अपने आप को भारतीय वायुसेना से घिरे पाने के बाद पाकिस्तानियों को बॉम्ब गिराना तो दूर, वापस पाकिस्तान लौटना भी नामुमकिन सा लगने लगा। उत्तम बॉम्ब को हफरा तफरी में खाली जगह पर गिरा देते हैं और किसी भी तरह हमारी वायुसेना के इस आक्रामक रूप से छुटकारा पाने के लिए मुंह छुपा के वापस पाकिस्तान भागने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में शेर बन के शिकार करने आए पाकिस्तानी आगे आगे भाग रहे थे और उनके पीछे हमारी वायुसेना उन्हें डर का लाइव टेलीकास्ट करवा रही थी। कुछ देर यूं चूहे बिल्ली का खेल चलता है और हमारी वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगभग पाकिस्तान में वापस एंटर करने पे मजबूर कर दिया था। इसी पकड़ा पकड़ी में MG-21 में बैठे हमारे एक पायलट अभिनंदन वर्तमान आज पाकिस्तान को भारत में घुसने का एक पछतावा करवाते हैं, जिसके कारण वह आज तक मुंह छुपाते घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों का पीछे करते करते देश की रक्षा में अभिनंदन एलओसी क्रॉस कर जाते हैं। इसी बीच पाकिस्तानी एयरबेस में होने के कारण अब पाकिस्तानी फिर से शेर बनने की कोशिश करते हैं और एक मिसाइल अभिनंदन के जेट की तरफ चला देते हैं, लेकिन ये अभिनंदन तक पहुंचती उससे पहले ही वो अपने लड़ाकू जहाज़ से पाकिस्तानी F-16 पे इस तरह मिसाइल मारते हैं कि एक ही झटके में ये एडवांस फाइटर जेट हमारे फौजी के आगे घुटने टेक देते हैं। इधर पाकिस्तानी मिसाइल अभिनंदन के जेट को भी लग जाती है और वो तुरंत जेट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह ज़मीन पे अपने पैराशूट की मदद से उतरते हैं और वो खुद को बहुत सारे लोगों के झुंड में गिरा पाते हैं। दरअसल अभिनंदन और कहीं नहीं भारतीयों का खून चूसने वाले पाकिस्तान की धरती पर कदम रख चुके थे। लोगों की ये भीड़ घूरते हुए अभिनंदन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इन्हीं में से एक आदमी चिल्लाता है, इसकी बाजू पर भारतीय झंडा है, मारो इस दुश्मन को। ऐसा सुनते ही भीड़ अभिनंदन की तरफ टूट पड़ती है, लेकिन फिर भी हल्का सा भी ना घबराते हुए हमारा ये देश का रक्षक भारत का माता की जय का नारा लगाते हुए अपने पिस्तौल से हवा में फायर करने लगता है। कुछ देर में भीड़ हावी हो जाती है, लेकिन तब तक ये खबर पाकिस्तानी आर्मी को भी मिल चुकी थी और वह तुरंत मौके पर पहुंच जाती। पाकिस्तानी आर्मी तुरंत अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लेती है। अब तक ये खबर भारत के पीएम तक भी पहुंच चुकी थी। इधर पीएम तुरंत रो चीफ धमसा को बुलाते हैं और साफ कहते हैं, अब तक पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता आया है और हम हमेशा जंग को टालते आए हैं। धमसा भी
धमसा जी, आप ISI जी चीफ से साफ कह दीजिए कि अगर हमारे फौज को हाथ भी लगाया तो हमारे हथियार दिवाली के लिए नहीं बने हैं। 28 फरवरी को सुबह सीक्रेट लाइव से धमसा और ISI चीफ के बीच बात होती है और धमसा उसे साफ समझा देते हैं कि अभिनंदन को कुछ भी हुआ तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे और उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में मौजूद पृथ्वी मिसाइल को भी रेडी टू फायर पोजीशन में कर उनका मुंह इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया जाता है। भारत की तरफ से ताज़ा बालाकोट स्ट्राइक देख पाकिस्तान समझ जाती है कि इस बार भारत में उन्हें सत में दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी चीफ भी भारत के इस उग्र रूप से काम जाता है और ये खुद ही उसके ही मिनिस्टर ने पब्लिकली बताया था। इसी कारण 1 मार्च 2019 को देर शाम अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से सही सलामत भारत को सौंप दिया जाता है। भारत सरकार ने भी अभिनंदन की बहादुरी के चलते उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया और उनका नाम इतिहास के उन गिने चुने पायलट में दर्ज हो गया जिन्होंने MG-21 से 4th जनरेशन F-16 को मार गिराया। आतंकी तो चाहे हम कितने भी मार दें, वो एक नए आतंकी रिक्रूट कर लेंगे। इसलिए इन स्ट्राइक के जरिए हम आतंकियों को जड़ से नहीं हटा सकते। इन स्ट्राइक का एक ही मकसद रहता है, आतंकियों को ऐसा संदेश दिया जाए कि तुम हमारे 40 मारोगे तो हम तुम्हारे कई गुना मारेंगे और तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी छत पे चढ़ के मारेंगे। तो कुछ इस तरह हमारी वायुसेना ने पुलवामा अटैक का बदला लिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।